दुर्खीम क्या कहते हैं कि जो जो समाज है वो तो वास्तविकता है। अगस्त कॉम्टे क्या कहते हैं कि जो समाज है वो एक जैविक स्वरूप है, यानी समाज तो बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसकी प्रासंगिकता भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। और ये पूरा विश्व जो है वो सदियों से इस बात को हमेशा से कहते आ रहा है, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, कि मातृशक्ति, प्रकृति, देवी, यानी जल को भी देखा जाए, प्रकृति को भी देखा जाए, तो उसे कहीं ना कहीं इन जितने भी शक्ति सूचक शब्द हैं या जितने भी ये सिंबल हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक प्रकार से फीमेल के रूप में ही माना गया है। इन्हें जो जितने भी प्रकृति के ये शक्ति सूचक शब्द हैं, इन्हें मात्र के रूप में माना गया है, फीमेल के रूप में माना गया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ये तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, लेकिन इस पूरी जो है प्रकृति में, इस पूरे संसार में अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। यानी न केवल सभ्यताओं की बल्कि जनजातियों के समाज में भी देखा जाए तो निश्चित रूप से जो अनेक प्रकार के, जिसे हम कह सकते हैं, एक शब्द आता है टोटम, यानी अनेक प्रकार की जितनी भी जो शक्तियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं फीमेल का एक अपना स्थान होता है। तो पूरे विश्व में ये जो शब्द है नारीवादी आंदोलन, ये शब्द कहां से आया, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी प्रासंगिकता अब भारत में कितनी बची हुई है या कितनी ज्यादा है, या जिसे हम कह सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता की तीव्रता भारत में कितनी है या कितनी होनी चाहिए। तो इन्हीं कुछ बातों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि बात की जाए नारीवादी आंदोलन की, फेमिनिन, यदि ये जो नारीवादी आंदोलन है इसका अर्थ क्या होता है, तो एक सामान्य लाइन में, एक सामान्य अर्थ में इसका यदि शब्द, इसका अर्थ बताया जाए, महिलाओं के, नारियों के अधिकारों के बारे में बात करना। महिलाओं के, नारियों के अधिकारों के बारे में बात करना, यानी स्वतंत्रता, यानी अस्तित्व, यानी उनकी अस्मिता, कुछ इस प्रकार से महिलाओं के बारे में, नारियों के बारे में जो है उनके अधिकारों के बारे में बात करना, इसे नारीवादी आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर शुरुआत कब, कहां से मानी जाती है? तो शुरुआत मानी जाती है 1792 और 1869। एक इसके चरण कितने माने जाते हैं? तो सामान्य तौर पर इसके 3 चरण माने जाते हैं, लेकिन वर्तमान में चौथा चरण चल रहा है ये माना जाता है। हालांकि कुछ जो है सोर्सेस में इसे 5 चरणों में, 5 वेवों में भी माना गया है, लेकिन हम इसको 4 चरणों तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि चीजें बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी चीजों को जो है कुछ कंक्लूड करते हुए ही जो है मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं ये सारी बातें आपको लिख के बताता तो चूंकि लिखने में समय थोड़ा सा ज्यादा जाता है, इसलिए जो है चीजों को मैं बोलते हुए आगे बढ़ूंगा। एक महिला थी जिनका नाम था मैरी वॉलेस्टनक्राफ्ट। उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जिसमें उन्होंने पहली बार महिलाओं के अधिकारों की बात की गई। तो जो पहला चरण था, जो फर्स्ट जो है वेब थी, उसमें जो बात की गई वो अधिकारों की बात की गई। यानी महिलाओं को कौन से अधिकार देने हैं? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार देना है? शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार देना है? रोजगार। क्योंकि यूरोप में उस समय महिला जो है उसे दूसरे दर्जे से भी निम्न समझा जाता था। यह यूरोप की बात की जा रही है, यह पश्चिम की बात की जा रही है। और इस समय महिलाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी, दयनीय थी। इन सारी परिस्थितियों में जो है कुछ महिलाएं आगे आती हैं, जिनमें एक महिला का नाम था मैरी वॉलेस्टनक्राफ्ट, जो अपनी एक पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इसमें वो कहती हैं कि महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन ये जो पहला चरण था इसे उदारवादी चरण कहा गया, क्योंकि
इसमें जो मांगे रखी गई वो एक सामान्य मांग थी, यानी महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, इस प्रकार की कुछ उदारवादी मांगे थी। इसी में ही एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है जिनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिसमें बात कही गई, जिनके द्वारा एक पुस्तक में द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इसमें उन्होंने महिलाओं के मताधिकार की बात की, महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए। अब देखिए ये कितनी बड़ी एक जो है विडंबना है कि यूएसए को जो संविधान आजादी मिली वो 1789 में, और उसके 131 वर्ष बाद यानी 131 ईयर्स बाद यानी 1920 में महिलाओं को मताधिकार मिला। वो पश्चिम जो हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी सिविलाइजेशन का दंभ भरता है, वहां पर महिलाओं को जो वोटिंग राइट्स मिला वो 1920 में जाकर मिला। इसके बाद इसके साथ ही जो है, जो पहले चरण में और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण की शुरुआत कब मानी जाती है? दूसरे चरण की शुरुआत मानी जाती है 1960 में, और 1960 के दशक में एक महत्वपूर्ण किताब जो है वो सामने आती है, जिनकी लेखिका थी सिमोन दी बउआ, BOUR, यानी जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो उसका जो उच्चारण है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इनकी एक पुस्तक का नाम था द सेकंड सेक्स, और इसमें उन्होंने कहा कि महिला को जो है वो द्वितीय लिंग की तरह समझा जाता है। महिला को जो है वो समाज में एक प्रकार से उसका दर्जा दूसरा है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं पुरुषों के समान बहुत सारी जो है चीजें नहीं कर सकती है। यहां पर वो कुछ बातें कहती हैं कि जैविक अंतर है, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जिसके कारण जो है महिला को हमेशा कहीं ना कहीं पीछे रहना पड़ता है, या उनको जो है समाज में निम्न दर्जा दिया जाता है। एक और महिला का नाम था के मिलेट जो है, एक और महिला का नाम था बेट्टी फ्रीडम। उनकी भी एक पुस्तक थी जिनका नाम था फेमिनिन मिस्टिक। लेकिन मैं के मिलेट की एक पुस्तक का नाम जो है, के मिलेट की जो है बारे में कहना चाहूंगा कि के मिलेट ने अपने जो है बातों में ये कहा कि विवाह जो है वो मर्दों के द्वारा अपनी सहूलियत में किया गया एक समझौता है। ये बात के मिलेट कह रही है 1960 के दशक में। इसके अलावा ये जो द्वितीय चरण था, इसमें यह कहा गया कि हमें पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है इसे उखाड़ फेंकना है, और पुरुषों के बनाए हुए जो नियम है इनको क्या करना है? हटा देना है। तो पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, और पुरुषों के द्वारा जो बनाए गए नियम है, इनको क्या करना है? हटा देना है, इनको समाप्त कर देना है। इस चरण में यह बात कही गई कि ऐसे कोई भी नियम जो पुरुषों के द्वारा समाज में बनाए गए हैं, इन सब का विरोध करना है। तो ये जो द्वितीय चरण था, इसमें ये एक बात सामने आती है, पर्सनल इज द पॉलिटिकल। पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब सामने आके करना है। और पुरुषों के समान, यानी यह भी कहा गया कि महिलाओं को जो है वह स्वतंत्रता है किसी भी प्रकार से कपड़े पहनने की, किसी भी प्रकार से जो है ऑर्नामेंट्स इत्यादि पहनने की। महिलाओं को स्वतंत्रता है बाल जो है इत्यादि खुले रखने की, ऊंची हिल्स पहनने की, यानी पुरुषों के समान जो है। और किस किस प्रकार से जो एक महिला पुरुष की समानता कर सकती है, बराबरी कर सकती है, ये वहां तक बात कही गई सेकंड जो है वो चरण में, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? सिमोन दी बउआ ने और के मिलेट के द्वारा। तो एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है जिनका नाम था जीन पॉल सार्त्र। तो सार्त्र जो है वो कहीं ना कहीं अस्तित्ववादी थे, और सिमोन के साथ कहीं ना कहीं उनके कुछ एक प्रकार से मित्रवत संबंध माने जाते हैं। तो उनके बीच का कुछ फेमस वाकया भी रहा है, जिसमें जो है यानी उनकी कुछ जो चिट्ठियां मिली हैं, पत्र मिले, उनके माध्यम से, यानी इसका
एग्जैक्ट प्रमाण तो जो है बहुत सारी किताबें नहीं दे पाती हैं, कुछ ना कुछ जो है उनके पत्रों से ही कुछ ये बातें पता चलती हैं, जिसमें ये कहा गया कि छात्र जो है वो कि महिला मित्र जो है वो सिमोन थी और दोनों ने जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छा समय बिताया। उसके बाद जो है सिमोन दी बुआ जो है इन्होंने एक प्रकार से विवाह के लिए बात की, तो छात्र ने कहा कि मैं अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहता हूं। तो ये बहुत लंबी थोड़ी सी कहानी है, इसको सिर्फ कंक्लूड में ये करना चाहूंगा कि इस बात को जो है, इस बात का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा सिमोन दी बुआ पे। और फिर लंबी कहानी है, लेकिन इसको यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। तो द्वितीय चरण में मूल मुद्दा क्या था? पर्सनल इज पॉलिटिक्स। द्वितीय चरण में मूल मुद्दा क्या था? जो पितृसत्तात्मक, जो पुरुषवादी जो समाज है, उन सारे प्रतीकों को उखाड़ फेंको और क्या करना है? पुरुषों के समान बराबरी करनी है, समानता लानी है। तो बराबरी, समानता, इन दोनों में अंतर है। अभी आगे जाके इसको और देखने का प्रयास करेंगे। फिर कौन सा चरण आता है? तीसरा चरण। तीसरे चरण में क्या बात कही गई? तीसरे चरण में यह बात कही गई कि अब बराबरी और समानता की बात नहीं है, अब बात है खुद की आइडेंटिटी की, यानी इट इज द माई चॉइस। ये मेरी स्वतंत्रता है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण कब माना जाता है? तीसरा चरण माना जाता है 1990 के दशक में, थर्ड वेव, जिसमें कौन से शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए गए? यानी बराबरी समानता जो है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, लेकिन बराबरी समानता से भी ऊपर कुछ है। वो क्या है? वो है आइडेंटिटी। वो क्या है? मेरी पहचान। वो क्या है? माई चॉइस। वो क्या है? मेरी अस्मिता। तो ये जो तीसरा चरण था, ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण था। हालांकि दूसरे चरण को एक प्रकार से रेडिकल चरण के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन तीसरे चरण में ये बातें कही गई कि आइडेंटिटी, तीसरे चरण में ये बात कही गई कि महिला जो है उसकी अस्मिता क्या है, महिला की आइडेंटिटी क्या है, और महिला की एक स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र पहचान जो है वो क्या है। यानी पुरुषों से बराबरी नहीं करनी है, जो है पुरुषों के समान जो है वो दिखने का प्रयास नहीं करना है, पुरुषों के समान समानता का प्रयास नहीं करना है। यानी वो खुद एक आइडेंटिटी है, उनका खुद का एक अपना अस्तित्व है, उन्हें खुद जो है एक प्रकार से अपने अस्तित्व को प्राप्त करना, अर्थात अपना जो सार है उसे प्राप्त करना है। वो सार क्या हो सकता है? वो आइडेंटिटी। वो क्या हो सकता है? वो उनकी खुद की वैकल्पिक चॉइस। तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि महिला जो है वो सिंगल पेरेंटिंग, महिला जो है वो किसी भी प्रकार से, यानी जो बातें कही गई, हेट्रोसेक्सुअलिटी, बहुत सारी बातें कही गई इस चरण में। यानी महिलाओं को जो है स्वतंत्रता है, महिलाओं को एक प्रकार से अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को जो है विकल्प, चॉइस, ये सब महिलाओं के पास होना चाहिए। तीसरे चरण में ही कुछ और बातें सामने आती हैं। क्या बातें सामने आती हैं? बातें ये सामने आती हैं तीसरे चरण में कि जो कुछ एक फेमिनिन सिंबल है वो कमजोरी का प्रतीक ना माना जाए। जैसे महिलाओं के द्वारा पहनने जाने वाले कपड़े, महिलाओं के द्वारा पहनने जाने वाले ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स में जितने भी श्रृंगार के जितनी भी चीजें हैं वो सब। और यदि कोई भी महिला जो है अपने एम्पावरमेंट के लिए जो है वो इनका प्रयोग करती है, यानी ऊंचे हिल्स का, खुले हुए बालों का, या फिर जो है वो किसी भी प्रकार के ऑर्नामेंट्स का, तो तीसरे चरण में ये बात कही गई इसको प्रतीक माना जाए एम्पावरमेंट का, इसको प्रतीक माना जाए महिलाओं की एक प्रकार से समृद्धशाली विकास का, इसको प्रतीक माना जाए। यानी ये जो सिंबल है जो अभी मैंने आपके सामने किया, यानी ऑर्नामेंट्स के रूप में और भी पहनावे के रूप में, ये जो सिंबल है इस सिंबल को माना जाए एम्पावरमेंट, यानी इसको वीकनेस के रूप में नहीं माना जाए, इसको किसके रूप में माना जाए? महिलाओं के जो है एक प्रकार से एम्पावरमेंट का सिंबल। कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें। यानी सिंबल, और सिंबल कुछ ना कुछ निश्चित रूप से कहता है।
यानी प्रतीक चिन्ह, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्वास्तिक का एक चिन्ह होता है, तो स्वास्तिक का यदि कोई भी प्रतीक देखा जाता है तो ये माना जाता है ये शुभ का सिंबल है, शुभ का प्रतीक है। तो इतनी बड़ी बात कही गई है कि ये जो प्रयोग किए जाने वाले ऑर्नामेंट्स हैं या जो अन्य चीजें हैं उसे एम्पावरमेंट का सिंबल माना जाए, उसे वीकनेस का सिंबल ना माना जाए। तीसरे चरण में और क्या कहा जाता है? तीसरे चरण में कहा जाता है कि वुमेन इज द नॉट द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वुमेन इज द मैटर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो महिला है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, महिला क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की तरह महिला ना दिखे, ये एम्पावरमेंट महिला को करना है। तो इसमें कितनी गहरी बात कही गई, यानी महिला को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखाना है और खुद महिलाओं को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं अपने आप को रखना है। वो जितने भी सिंबल हैं वो एक प्रकार से कैसे होने चाहिए? सब्जेक्टिव माने जाने चाहिए और उनको एम्पावरमेंट के रूप में रखा जाना चाहिए। ये बात कुछ तीसरे चरण में कही गई। चौथे चरण की बात की जाए तो चौथा चरण जो है वो यदि देखा जाए तो भारत में माना जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से चौथा चरण जो है इसकी शुरुआत हुई। और चौथे चरण की यदि बात की जाए तो जो है 2006 के बाद इसका ज़्यादा जो है प्रयोग देखने को मिलता है। और चौथे चरण में जो एम्पावरमेंट की जो भूमिका अपने हाथ में ली है वो है एक प्रकार से सोशल मीडिया। और चौथे चरण की यदि बात की जाए तो एक भारत में इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले। जैसे एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे कहा गया मी टू। यानी फिल्म उद्योग में उनके साथ जो प्रताड़नाएं हुई, उनके साथ जो गलत व्यवहार हुआ, उसको उन्होंने जनता के सामने लाने का प्रयास किया। तो शुरू में तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे 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 इस मी टू आंदोलन ने गति पकड़ी। ठीक इसी प्रकार आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता के EHCar हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई। तो शुरू के 3-4 दिन तो इस मुद्दे को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और सरकार ने इस मामले को रफा दफा कर दिया, यह कह के कि इसमें जो है वो किसी भी प्रकार से एक प्रकार से यानी जो प्रिंसिपल था उसकी कोई गलती नहीं थी, प्रिंसिपल का तबादला कर दिया गया। और जो महिला डॉक्टर थी उसके बारे में भी कई प्रकार की बातें की गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये मुद्दा सोशल मीडिया पर आगे बढ़ा, तब इस मुद्दे को पूरे देश ने क्या किया? एक भावनात्मक जो है इसके रूप में जो है पूरा देश इस मुद्दे से जुड़ा। और फिर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और वो जो मुद्दा था कलकत्ता EHCar हॉस्पिटल का, उस मुद्दे को यदि सही रूप से देखा जाए तो वो भी जो है इस चौथे चरण का एक बड़ा उदाहरण बन सकता है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने वाला सोशल मीडिया ही था। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण देखा जाए, जैसे उड़ीसा में एक महिला जो है ब्रिगेडियर की एक पुत्री थी, एक महिला वकील, और उनके एक मित्र थे, वो भी जो है आर्मी के एक अधिकारी थे। वो दोनों किसी अपने रेस्टोरेंट से आ रहे थे और तभी जो है कुछ छात्रों के साथ उनका एक प्रकार से जो है कहा सुनी होती है। तो वो जो ब्रिगेडियर की पुत्री, वो अपने मित्र जो कि आर्मी में एक अधिकारी थे, उनके साथ भुवनेश्वर के जिस थाने में गए वहां पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो उन्होंने कुछ जो है विरोध किया तो उनके हाथ पांव बांध दिए गए। ये मुद्दा भी जो है कई दिनों तक क्या हुआ, किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन इस मुद्दे को भी सोशल मीडिया ने जो है वो भारत की जनता के सामने प्रस्तुत किया। तो चौथा जो चरण था, इस चौथे चरण को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चरण माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मुद्दे यानी कोई वंचित है, कोई शोषित है, कोई गरीब है, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जिनके पास जो है एक पहुंच नहीं है ऊपर तक, उन मुद्दों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में सबके सामने लाया जा सकता है। तो अभी मैंने आपके सामने कुछ ये 4 चरण की बात की गई, लेकिन बात यह है कि भारत में प्रासंगिकता की यदि बात की जाए तो
भारत में नारीवादी दर्शन क्या है, भारत की क्या परिस्थिति है, तो जरा इसको देखने का प्रयास करें। तो आपको ये समझना है कि भारत का नारीवादी दर्शन बहुत ही मजबूत और बहुत ही विशाल रहा है और बहुत, जो से हम कह सकते हैं कि एक मजबूत आधारशिला बना रहा है भारत का नारीवादी दर्शन। कैसे? भारत में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है सबसे शुरुआत में, अर्धनारीश्वर। यानी यहां पर कोई भी जो संकल्पना है वो अर्धनारीश्वर, यानी आधा पुरुष और आधा जो है स्त्री, इन दोनों के रूप में जो है इसको पूर्ण माना गया है। यानी शुरुआत में जो सबसे पहला जो टर्म आना चाहिए वो टर्म है अर्धनारीश्वर। भारत में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है शक्ति। तो शक्ति का जो प्रतीक है वो नारियों को, महिलाओं को माना गया है। शक्ति का प्रतीक पुरुषों को ना के बराबर माना गया है, जैसे दुर्गा, जैसे काली, और कई प्रकार के उनके रूप, जैसे धूमावती, कुष्मांडा और सिद्ध यानी कालरात्रि, कितने भी प्रकार उनके लिए जा सकते हैं। तो शक्ति का प्रतीक किसे माना गया है? नारी को। भारत में दूसरा बिंदु, शक्ति का प्रतीक किसे माना गया है? नारी को माना गया है। और कोई भी जो कार्य है, यानी इस पूरे, यदि हम वेदों की बात कर लें या फिर जितनी भी आध्यात्मिक परंपरा की बात कर लें, तो उसमें शब्द अर्धनारीश्वर ही है। अर्धनारीश्वर यानी कोई भी जो कार्य है वो इन दोनों के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। ये दर्शन है भारत में नारीवाद का। और शक्ति का प्रतीक नारी को माना गया है, यानी दुर्गा, काली के रूप में। और प्रकृति के जितने भी सिंबल्स रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं उनको फीमेल के रूप में ही माना गया है। यानी जल के रूप में देखा जाए, मातृशक्ति के रूप में देखा जाए, प्रकृति को देखा जाए, भारत माता के रूप में देखा जाए, राष्ट्र के रूप में देखा जाए, तो ये सब इनको कहीं ना कहीं मां के रूप में, इनको जो है एक प्रकार से नारी, महिला के रूप में ही जो है इनको सिंबल के रूप में दर्शाया गया है। राष्ट्र के रूप में, यानी राष्ट्र को या देश को या भारत माता को, ठीक है, और शक्ति के रूप में। फिर यदि बात की जाए तो कुछ शब्द कहे गए हैं नारीवादी दर्शन में। शब्द क्या कहा गया? यत्र नारीत्य पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और फिर इस संसार का सबसे बड़ा जो मुद्दा है क्या? मनी। मनी यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी भी निवास स्थान किसके पास दिया गया है? नारी के पास, महिला के पास। अब बताइए, इसके अलावा यदि ज्ञान की बात भी की जाए, यानी भारत का नारीवादी दर्शन, यदि इसके बारे में 3 घंटे भी बोला जाए तो भी कम है। यानी एक तरफ जो है ये पूरा जो संसार है वो, उसमें मुख्यतः 2 बातें होती हैं। एक बात होती है क्या? अर्थ, और दूसरा होता है ज्ञान। यानी ज्ञान की देवी भी सरस्वती को माना गया है। वहां पुरुष जो है गायब है, यानी ज्ञान में भी महिला जो है वो सामने आती है। और धन यानी लक्ष्मी यानी मनी, वो भी किनकी कृपा से प्राप्त होती है? लक्ष्मी जी की कृपा से प्राप्त होती है। यानी उसमें भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को सर झुकाना पड़ता है उन देवी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं। यानी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चीजों को जो है कंक्लूड भी आगे करना है जाके। तो शक्ति, मातृ देवी, प्रकृति, फिर इसके बाद ये जो जितने भी महत्वपूर्ण जो देवत्व के रूप में जो सिंबल बनाए गए, यानी अर्थ प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, यानी ज्ञान से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो भी एक प्रकार से किसके पास जाना पड़ेगा? नारी के पास, महिला के पास। यानी वो देवत्व, वो देवता कौन है? वो देवता महिला के रूप में माने गए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं इससे। यहां पर एक कुछ और, यानी महिलाएं भी जो है, बहुत सारी बातें थी इसमें। जैसे बात की जाए कि उस काल की कुछ महत्वपूर्ण विदुषी महिलाएं थी, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, पैलोमी, विश्वारा, सची, गार्गी, वो उनकी भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जो है गुप्त काल और उसके जो है और आगे की बात। तो यदि नारियों की बात की जाए
महिला शक्ति की बात की जाए तो भारत से बड़ा जो है चमत्कार पूरे विश्व में, विश्व के सारे लोग यहां आके उसको देख के, जो मैं अभी आपके सामने एक शब्द इस्तेमाल करने जा रहा हूं, उसको देखकर जो है दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यानी भारत में इसको कभी छुपा हुआ या इसको कभी एक प्रकार से पर्दे के पीछे की जो है वह डिबेट नहीं मानी गई है, जिसका उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर की जो कलात्मक कृतियां हैं, उसको जब बाहर से लोग देखने आते हैं तो ये जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे, यानी गुप्त काल के बाद 7वीं 8वीं शताब्दी में, यानी चंदेलों के समय जब ये खजुराहो के जब ये मंदिर बनाए गए थे, तो इन मंदिरों में वह बातें कही गई हैं जैसे कोई व्यक्ति संवाद कर रहा है। तो इसके पीछे इतिहासकारों ने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष निकाला कि समाज का जो सोचने का और समाज का महिलाओं के प्रति जो सोच होगी वो कितनी एक प्रकार से खुले विचारों वाली होगी। यानी इस मुद्दे को यह नहीं माना जा सकता खजुराहो की कलात्मक आकृतियां देखकर या अजंता एलोरा की जो गुफाओं के चित्रों को देखकर कि कहीं ना कहीं जो है महिला का सम्मान कम होगा। यानी वो जो एक सिंबल है, जिसे भारत की धरोहर है, यानी पूरे विश्व में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। रोम में भी चले जाएं, इसके अलावा एथेंस स्पार्टा में भी चले जाएं, इसके अलावा कहीं पर भी चले जाएं, प्राचीन काल की ऐसी कलात्मक कृतियां कहीं पर भी नहीं है जो यह बताने का प्रयास करती हैं कि महिलाओं के प्रति जो विचार और विचारों में जो स्वतंत्रता, विचारों में जो खुलापन था, वह किस लेवल का था, किस लेवल का था। ठीक है, लेकिन इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें करने के बाद, नारीवादी दर्शन में इतना सम्मान, इतनी महत्वपूर्ण बातें करने के बाद आज क्या स्थिति है? क्या नारियों को सम्मान मिल पाया? क्या नारियों को उनका हक मिल पाया? क्या महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा मिल पाया? इसी प्रासंगिकता के लिए जो है मैं यहां पर जो है आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं। यानी भारत का नारीवादी दर्शन एक प्रकार से जैसे कहा जा सके विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। नारीवादी आंदोलन के चरण भी पढ़ लिए, चारों चरण। लेकिन अब यदि वर्तमान में बात की जाए तो क्या प्रासंगिकता है? तो प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और भारत में जो नारीवादी आंदोलन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं जो शैशव अवस्था से थी, यानी जो इन्फेंट शैशव अवस्था में जो आंदोलन था, अब वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपने जो है एक प्रकार से जैसे कह सकते हैं मजबूती अवस्था में जो है वो ये नारीवादी आंदोलन देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी क्या हम ये बात कह सकते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को जो है संपूर्ण जो है स्वतंत्रता मिली, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला? ये बात जो है, इस बात के लिए भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है आज भी महिलाओं को वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिला। महिलाओं को भारत में यदि स्थिति देखी जाए, भारत में प्रासंगिकता देखी जाए, तो आज भी महिलाओं को जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पुरुषवादी मानसिकता का एक सिंबल माना जाता है। जैसे तृतीय चरण में एक बात और कही गई थी, क्या कहा गया था महिलाओं के बारे में? यानी ये जो चरण मैंने बताए थे उसमें महिलाओं का कहा गया था कि महिलाएं एक प्रकार से उस ग्रह के समान होती हैं, महिलाएं एक प्रकार से उस ग्रह के समान होती हैं जो सूर्य रूपी पुरुष के चारों तरफ जो है वो चक्कर काटती हैं। यानी ग्रह जो है वो अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो महिलाओं को भी यदि जीवित रहना है या फिर आगे बढ़ना है तो उन्हें पुरुष सत्तात्मक समाज से ही आदेश लेना पड़ेगा। ये बात कही गई थी। पर बात यह आती है कि यदि इसकी प्रासंगिकता की बात की जाए वर्तमान में, तो क्या हम महिलाओं को अधिकार दिला पाने में सफल रहे? क्या महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता और सभी प्रकार के क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन क्षेत्रों में क्या महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला? क्या महिलाओं को भारत में जो एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि भाई पुरुष सत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल जो सोसाइटी है, यानी बहुत उत्तर के क्षेत्रों में, तो वहां पर जो है महिलाओं को क्या आज भी बराबरी का दर्जा मिल पाया? तो इसमें आज भी कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं।
और इस क्षेत्र को हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी यहाँ पर निश्चित रूप से महिलाओं के लिए जितना हो सकता है उतने जो है और सार्थक प्रयास करने का जो है सतत प्रयास करना चाहिए और सार्थक। हालांकि इस दिशा में अनेक प्रयास भी किए गए, लेकिन वास्तविक सैद्धांतिक अवस्था अलग होती है, व्यवहारिक अवस्था अलग होती है। यानी संविधान में पंचायतों में कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे दिया। इसके अलावा जो है महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई अनेक क्षेत्रों में। इसके अलावा अब पार्लियामेंट में भी महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से की गई हैं संविधान में, अन्य जगह। लेकिन क्या व्यवहारिकता में आज भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल पाया? क्या व्यवहारिकता में आज भी जो है वो महिलाएं पुरुषों के समान जो है बराबरी के रूप में मानी जाती हैं? तो इसके लिए जो है निश्चित रूप से अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन बात जब आती है कि तीसरे चरण में बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से विरोध भी होने लगा। जैसे यह कहा गया कि जो ये समाज है और ये समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं, ये सब पितृसत्तात्मक समाज के सूचक हैं। कहा गया समाज पुरुषों ने बनाया, धर्म ईश्वर ने, धर्म जो है ये भी किसने बनाया? ये भी जो है पुरुषों के द्वारा बनाया गया। विवाह नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई? ये भी पुरुषों के द्वारा बनाई गई। तो यहां पर अब हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि कहां पर जाना है। यानी यदि बात की जाए समाज की, तो समाज शब्द जो है उसकी परिभाषा क्या है? समाज शब्द की परिभाषा, समाज शब्द जो है वो पशुओं के झुंड से आया, यानी पशु झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो पशु समाज शास्त्र ने समाज की परिभाषा कहां से ली? प्रकृति से ली। प्रकृति में भी कहां से ली? पुरुषों से ली। और समाज जिनके बीच में क्या होता है? एक अंतर संबंध, एक कॉमन हित, जिसके कारण उस समाज का निर्माण होता है। लेकिन पशुओं के समाज और मनुष्य के समाज में क्या अंतर होता है? मनुष्य के समाज में कुछ नैतिकतावादी सिद्धांत रख दिए जाते हैं, मनुष्य के समाज में कुछ मूल्य रख दिए जाते हैं। ये पशुओं के समाज और मनुष्य के समाज में अंतर होता है। तो उसी समाज ने ही ये विवाह नामक संस्था बनाई। तो यदि इसका विरोध किया जाए तो किस हद तक इसका विरोध किया जाना चाहिए, इस बात का फैसला आपको करना है। दूसरी चीज, यह कहा गया हर चीज में कि ये पुरुष जो है वादी सोच का परिणाम है, ये पितृसत्तात्मक पेट्रियार्कल जो है सोच का परिणाम है। तो इसके लिए भी कहां जाना पड़ेगा? समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में यदि गए, समाज शास्त्र से अच्छा, समाज शास्त्र एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। यानी हर चीज का जो है कहीं ना कहीं समाज शास्त्र में जो है चीजें बड़ी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। यदि इसके लिए भी कहां गए? समाज शास्त्र में। समाज शास्त्र में कहा गया कि जो पितृसत्तात्मक समाज है वो कहां से, उसके जो सिंबल है वो कहां से प्राप्त किए गए? वो प्राप्त किए गए प्रकृति से। अब प्रकृति को देखो तो प्रकृति में जो पशु हैं, उन पशुओं में पितृसत्तात्मक समाज के रूप में पशु रहते हैं, मातृसत्तात्मक। यानी यदि आप हाइना जैसे पशुओं को देखेंगे तो वहां मादा हाइना की चलती है। इसी प्रकार भेड़िया जैसे पशुओं को देखेंगे तो वहां कहीं ना कहीं मातृसत्ता दिखाई देगी। तो पशुओं में भी तो पितृसत्ता और मातृसत्ता दोनों दिखाई देते हैं। तो प्रकृति से शब्द किसने ग्रहण किए? समाजशास्त्र ने। जब प्रकृति से समाजशास्त्र ने ये शब्द ग्रहण किए, यानी पुरुष सत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, तो क्या इसको हर बात पे, यानी मैं एक उदाहरण के इसका मैं एक एग्जांपल देना के प्रयास करता हूं। यानी हर बात में जो है यदि ये बात कही जाए कि ये पुरुष जो है वादी सोच का नतीजा है या फिर ये पितृसत्तात्मक समाज का नतीजा है, हर बात में जो है यदि ये बात कही जाए तो कहां जाना पड़ेगा? समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र कहां पर गया? पशुओं के पास, प्रकृति के पास। तो प्रकृति में तो दोनों चीजें दिखती हैं। तो बात यह आती है कि यहां पर समाज के जो मूल्य हैं उसमें कितना जो है हमें वह लाइन खींचनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं
ये कहा गया कि जो है परिवार में परिवार के मूल्य बनाए गए। तो परिवार भी कहा गया कि भाई परिवार के बारे में अभी फिर आता हूं मैं आपको, पहले समाज के बारे में चर्चा कर, जो है परिवार के बारे में आते हैं। जैसे पुरुष, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पितृसत्तात्मक समाज किया, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये कहा गया कि एक पिता की अपेक्षा है अपनी पुत्री से कि आपको विवाह तक ऐसे रहना है। तो ये कहा गया कि ये पुरुषवादी सोच का नतीजा है, ये पुरुषवादी सोच का नतीजा है। तो इसको कहां पर आप लाइन खींचनी है? यानी क्या ये पितृसत्तात्मक समाज, पुरुषवादी समाज की विचारधारा मानी जाएगी, या इसको यह माना जाना चाहिए कि ये एक सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है जो कि समाज से आया है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे विवाह। तो विवाह के बारे में क्या कहा गया? विवाह के बारे में कहा गया कि भाई ये जो है विवाह एक प्रकार का सोचा समझा जो है छल है। तो ये विवाह भी तो समाज के द्वारा ही बनाई गई क्या है, एक संस्था है। परिवार की बात की जाए तो परिवार में भी ये कहा गया कि परिवार सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि पुरुषों के द्वारा महिलाओं का शोषण करना था। तो परिवार की बात की जाए तो परिवार का अर्थ क्या होता है? यानी माता, परिवार का मतलब एक पुरुष, एक स्त्री, बच्चे, और कुछ लोगों ने तो दासों को भी जोड़ लिया उस परिवार में। तो यदि परिवार की बात की जाए तो परिवार के अपने कुछ कॉमन हित होते हैं। विवाह जो है संस्था की बात की गई तो उसके जो है कुछ अपने महत्वपूर्ण बातें कही गई, समाज की बात कही गई। तो समाज में भी, यानी इन सब में एक कॉमन शब्द आ रहा है, क्या? परस्पर हित। तो समाज परिवार ये बनाई गई जो संस्थाएं हैं, वो समाज और परिवार जो मनुष्यों ने जो बनाई है, इसमें कहां पर लाइन खींचनी चाहिए कि ये इतना पुरुषवादी मानसिकता का विरोधी है, ये समाज का ये मूल्य, ये इतना पुरुषवादी मानसिकता का क्या है, विरोधी है या उसके खिलाफ है। यानी पूरे समाज को नकारा जा सकता है। यानी बार बार ये बात कही जाती है कि उत्तर भारत का जो समाज है वो कैसा रहा है, सामंतवादी। उत्तर भारत का समाज कैसा रहा है, पितृसत्तात्मक। यानी उत्तर भारत की जो सोच है वो कैसी होती है, पितृसत्तात्मक होती है। कैसी सोच होती है, पुरुषवादी सोच होती है। लेकिन यह भी तो देखना चाहिए कि गुप्त काल से सामंतवाद धीरे धीरे भारतीय समाज में ये सारी चीजें आई, समाज में ये सारी चीजें आई तो समाज में ही मूल्य बने, और निश्चित रूप से कुछ मूल्य जो है वो महिलाओं के खिलाफ बने, यानी वो महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम आज महिलाओं के अधिकारों की ही बात करने के लिए ही तो जो है यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसमें जो है कहीं कोई दो राय नहीं कि वो जो गुप्त काल से जो उत्तर भारत का समाज विकसित हुआ, जिसके बारे में ये कहा गया ये पितृसत्तात्मक समाज है, ये पुरुषवादी समाज है, लेकिन धीरे धीरे वो समाज के जो मूल्य विकसित हुए, वो समाज के द्वारा मूल्य विकसित हुए, वो उसमें योगदान किसका था? वो कोई एक दिन में तो विकसित नहीं हुआ, वो पूरा योगदान एक लंबे वर्षों के द्वारा धीरे धीरे विकसित हुए, उसमें पूरे समाज का योगदान था। और निश्चित रूप से इस बात में कोई इंकार नहीं कर सकता कि वहां महिलाओं को बहुत ज्यादा क्या किया गया, प्रताड़ित किया गया, दबाया गया, उनके अधिकारों को कम किया गया। लेकिन लाइन यहां खींचनी पड़ेगी कि ये जो समाज है, ये जो परिवार है, क्या इस समाज को, जैसा कि फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा था कि भाई जो है, यानी ये सारी चीजें जो है वो एक प्रकार से महिला के विरोध में बनाई गई हैं। यानी मार्क्सवादी सामान्य तौर पर ये बात कहते हैं, यानी परिवार, समाज। तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि कहां पर वो लाइन खींचनी पड़ेगी कि जिसमें यह बात कही जा सकती है कि समाज, परिवार जो है, इनकी ये बातें पुरुषवादी मानसिकता की है अथवा नहीं है। वो लाइन तो खींचनी पड़ेगी, या फिर यह कह दिया जाएगा कि ये पूरा परिवार जो है वो पुरुषवादी जो है मानसिकता का है, ये पूरा समाज जो है पुरुषवादी मानसिकता का है, और यहां की जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको समाप्त कर दो। विवाह नामक संस्था बेकार है, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण होता है और कुछ नहीं होता है, इसीलिए वो नहीं होनी चाहिए। परिवार महिलाओं के शोषण का सिंबल, समाज महिलाओं के शोषण का सिंबल। तो ये बात समाज शास्त्र
का हवाला लेते हुए, समाज शास्त्र का उदाहरण देते हुए, समाज शास्त्र की परिभाषा लेते हुए और समाज शास्त्र का प्रूफ लेते हुए इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि समाज शास्त्र ही तो यही बात कहता है कि समाज तो, अगस्त कामटे की बात की जाए, इमाइल दुर्खीम की बात की जाए, दुर्खीम यानी मैं पर्सनल जो है दुर्खीम से बड़ा प्रभावित हूं, दुर्खीम के विचार से, यानी बहुत ही शानदार विचार है। दुर्खीम क्या कहते हैं कि जो समाज है वो तो वास्तविकता है। अगस्त कामटे क्या कहते हैं कि जो समाज है वो एक जैविक स्वरूप है, यानी समाज तो बनेगा, कोई भी जो विचारधारा है वो प्रतिरोध होगा, लेकिन प्रतिरोध के बाद भी तो एक स्थिति आएगी, उस स्थिति से फिर एक समाज बन जाएगा। तो बात यह आती है कि कोई भी समाज वो हर परिस्थिति में आगे निर्मित होगा। और प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है। यदि पशुओं की बात की जाए तो पशुओं में भी कुछ शाकाहारी हैं, कुछ जो है मांसाहारी है, कुछ अन्य प्रकार के हैं। और यदि इस प्रकृति में मनुष्यों को भी लिया जाए तो किसी का जो है वो ब्रेन बहुत ज्यादा जो है, यानी वो बहुत कुशल बुद्धि वाला होता है, कोई जो है संगीत में कुशल होता है, यानी इस संसार में कोई भी दो मनुष्यों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो विविधता प्रकृति ने पैदा की है, लेकिन विविधता प्रकृति ने पैदा की है तो उसके लिए समाज का निर्माण उसी परिस्थिति से हुआ। जब समाज का निर्माण हुआ तो उसमें जो बुद्ध, यानी जो बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है क्या किए गए, सामाजिक मूल्य शामिल किए गए, सामाजिक मूल्य शामिल किए गए, नैतिकतावादी सिद्धांत शामिल किए गए। जब नैतिकतावादी और सामाजिक मूल्य शामिल किए गए तो उसमें एक ऐसे नियम बनाए गए जिसमें समता मूलक समाज, सोशल जस्टिस जो है उसे स्थापित किया जा सके। यही तो उद्देश्य था। अदरवाइज समाज बनाने की क्या जरूरत थी, परिवार बनाने की क्या जरूरत थी, और यह विवाह नामक संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? इसका तो विरोध किया जाना चाहिए। तो अगस्त कामटे की बात को कोई नहीं नकार सकता, दुर्खीम की बात को कोई नहीं नकार सकता, जिन्होंने समाज की परिभाषा दी। और समाज तो बनेगा ही, यानी कोई भी नियम यदि लागू कर दिए जाए उसके ऊपर एक फिर समाज बन जाएगा। और जो मार्क्सवाद की विचारधारा है, मार्क्सवाद की विचारधारा में मान लीजिए समानता की बात की गई है तो इस वाले पार्ट को अधिकार देना है, अधिकार देते गए मान लीजिए ये जो तराजू का जो पड़ला है वो यहां पर आ गया तो यहां पर असमानता आ गई। तो असमानता भी प्राकृतिक है, लेकिन सभ्य समाज की ये एक निशानी है कि इस समाज में सभी लोग क्या हों, एक सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के रूप में जो है वो उनको अपने जीवन जीने का अधिकार मिले। तो यहां मैं आपसे कुछ यही बातें सामने रखना चाहता था कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को अधिकार भारत में नहीं मिल पाए हैं। जो मध्यकाल, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल का जो समय रहा और जो आज जो है यानी आधुनिक समय की बात की जाए तो निश्चित रूप से उस समाज में महिला जो है मुख्य धारा से पिछड़ गई। महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। और यह व्यवहारिकता है कि जिस स्तर पर पुरुष और महिला को बराबरी और समानता के दर्जे से पूरे समाज को देखना चाहिए, आज भी उसमें बहुत कमियां हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, अन्य क्षेत्रों में देखा जाए तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि वुमेन इज नॉट द मैटर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट, वुमेन को एक सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए। तो ये जो प्रासंगिकता है वो आज बनी हुई है और इस प्रासंगिकता को प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें और प्रयासरत रहना चाहिए निश्चित रूप से। अब बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित, यानी तीसरे चरण की बहुत सारी बातें थी जिसमें बहुत सारी बातें जो है कही गई थी। जैसे एक बात कही गई थी सिंबल्स की, ऑर्नामेंट्स की, यानी ये कहा गया कि ये जो सिंबल्स हैं, यानी जो महिलाएं गहने इत्यादि पहनती हैं और सिंदूर इत्यादि ये सारी चीजें जो है इनका इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, तो कहा गया ये सिंबल्स जो है वो एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन ये जो श्रृंगार के जितने भी जो ऑर्नामेंट्स हैं ये पुरुषवादी मानसिकता का प्रतीक है। यानी एक प्रकार से कर्ण छेदन, नासिका छेदन और फिर बहुत सारी जो चीजें जो ऑर्नामेंट्स के रूप में सामने आती हैं। तो यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, भरत मुनि थे। भरत मुनि ने
9 रसों में श्रृंगार को एक रस का स्थान दिया है। तो ये श्रृंगार जो है वह, यानी भारतीय दर्शन में श्रृंगार को एक वो स्थान मिला है जिसको कहा जा सकता है कि जितने भी इस पूरी प्रकृति के रस हैं उसमें एक श्रृंगार है। तो श्रृंगार को क्या पुरुषवादी मानसिकता की सोच माना जाएगा, ये फैसला आपको करना है। ये तो भरत मुनि ने कहा। ठीक उसी प्रकार यदि बात की जाए भरतनाट्यम, ठीक उसी प्रकार बात की जाए मोहिनीअट्टम और कुचिपुड़ी की, तो भरतनाट्यम की बात की जाए या जो है कुचिपुड़ी की बात की जाए या मोहिनीअट्टम की बात की जाए, तो उसमें जो कलाएं बनाई जाती हैं, यानी शारीरिक मुद्राएं, नृत्य की भाव भंगिमाएं बनाई जाती हैं, और उस भाव भंगिमाओं के माध्यम से नारी और पुरुष के जो भी संवाद हुए हैं उनका वर्णन किया गया। तो क्या उसको पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ माना जाए? यहां मैं सिर्फ इतनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो अभी मैंने आपसे सिर्फ उदाहरण दिए, यानी एक प्रकार से जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो ऑर्नामेंट्स जो है उसको क्या इस मानसिकता के खिलाफ माना जाए? और इससे पहले की जो मैंने बातें की, इन सब बातों के कहने के पीछे जो मेरा मूलभूत उद्देश्य यह है कि निश्चित रूप से सैद्धांतिक रूप से तो महिलाओं के लिए सारी बातें अच्छी की गई, लेकिन व्यावहारिक रूप से आज भी महिलाओं को उतना सम्मान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। यानी महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की गरिमा और महिलाओं की जो स्वतंत्रता है वो निश्चित रूप से और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें जरूरत है, समाज को जरूरत है, और हम सब बदलेंगे तभी पूरा समाज बदलेगा। और निश्चित रूप से समाज ने ये सारी चीजें बनाए हैं तो समाज ने ये भी एक जो है मूल्य बनाए, यानी समाज से ही जो है ये एक मूल्य सामने निकल के आए कि निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कई कदम में बहुत आगे होती हैं, बहुत आगे होती हैं। यानी कहा गया है कि ईक्यू पावर महिलाओं में ज्यादा होती है, कहा गया है सहन शक्ति महिलाओं में ज्यादा होती है, कहा गया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से बहुत तरक्की करता है। अब मुझे लगता है कि काफी सारी बातें जो हैं वो इससे संबंधित जो हैं हमने करने का प्रयास किया। तो अंत में बस इतना ही कहूंगा कि निश्चित रूप से हमारा दर्शन बहुत मजबूत है, हमारा दर्शन बहुत गौरवमान है। नारियों के प्रति निश्चित रूप से कहीं पर भी ये बात सामने नहीं आती है कि शुरू से ही जो है देवताओं ने महिलाओं के साथ भेदभाव किया, देवताओं ने महिलाओं को निम्न दर्जा दिया। यानी जो हमारा नारीवादी दर्शन है वो विश्व का सबसे महान दर्शन है। याद करिए वो शब्द अर्धनारीश्वर और शक्ति से लेकर जो मैं भरत मुनि तक जो मैंने आपके सामने बातें कही, तो हमारा दर्शन नारीवादी दर्शन ये 17वीं 16वीं 18वीं शताब्दी का नहीं है। ये जो है ईसा के पूर्व जो है 2nd 4th 5th 6th सेंचुरी का है। और यहां से बस मैं आपसे अंत में इतनी ही बात कहूंगा कि सैद्धांतिक रूप से हमारे दर्शन में कोई कमी नहीं है, हमारे जो है वो मूल्यों में कोई कमी नहीं है, हमारे समाजों में जो है वो कहीं कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से समाज के मूल्यों में कमी नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन क्या व्यावहारिक रूप से महिला को वो सम्मान, वो अस्मिता, वो स्वतंत्रता मिल पाई? इस पे हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। और इसीलिए ये नारीवादी आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक रहेगा जब तक महिलाओं को बराबरी समानता का दर्जा नहीं मिल पाता। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है विश्राम दिया बातों को जो है यही समाप्त करना चाहिए। काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।